गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है राजा मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम कक्षा 10 के गणित को पढ़ेंगे इस चैनल पर। एक गणित में एक चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, ये चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ये क्या है? दो चर वाले। दो चर, चर का मतलब आप तो जानते होंगे, 8th में 9th में पढ़े होंगे। यदि नहीं जानते हो तो देख लीजिए। चर, चर को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है। इसका क्या परिभाषा होता है? परिभाषा होता है जो अपना मान बदलते रहता है, जो अपना मान बदलते रहता है, बदलते रहता है, उसे चर कहते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए, जैसे x, y, z और कुछ हो सकता है t, u, इस प्रकार हो सकता है जो अपना मान बदलते रहता है। जैसे कि आप देखिए, कोई समीकरण है, उस समीकरण को हम हल करते हैं तो क्या आता है? किसी समीकरण में x का मान क्या आता है? 1 आ जाता है। किसी अन्य समीकरण को हल करते हैं तो उसमें x का मान 2 आ जाता है। किसी अन्य समीकरण को हल करते हैं तो उसमें x का मान कुछ आ जाता है, √3 आ जाता है। कुछ भी समीकरण के हिसाब से अपना मान आते रहता है, मान बदल कर आते रहता है उस तरीके से। तो क्या ये करता है? x का मान अपने समीकरण के अनुसार से चेंज होते रहता है। लेकिन अचर जो होता है, क्या ये चर और अचर क्या होता है कि अपना मान कभी नहीं बदलता। आप अचर को भी देख लीजिए, तब अच्छी तरह से समझेंगे कि अचर क्या होता है। इसका अंग्रेजी नाम क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है। इसको देखिए, जो अपना मान कभी नहीं बदलता है, जो अपना मान कभी नहीं बदलता है, उसे अचर कहते हैं, ठीक है। अचर कहते हैं, वो आप लिख लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए, 5 है, 6 है, -4 है, √3 है। ये मान बदल सकता है, कभी 5 6 बन सकता है। 5 को आप कह दीजिएगा 6 होगा, नहीं कह सकते आप। 5 कभी 6 नहीं बन सकता है। लेकिन हम यहाँ पे इसको क्या देखते हैं कि ये अपना मान बदलते रहता है। जैसे कि आप देखना चाहें तो उदाहरण के तौर पे हम कोई समीकरण लेकर के हम समझा सकते हैं। देखिए, जैसे कोई समीकरण है, x जोड़ 10 है बराबर में 20 है। तो x का मान यहाँ पे देखिए, समीकरण के हिसाब से ये प्लस का 10 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस का 10 होगा। 20 प्लस में 10 था तो इस साइड आया तो माइनस का 10। तो x बराबर क्या आ गया? यहाँ पे देखते हैं हम, 10 आ गया। 20 में से 10 गया तो 10 आ गया। इस समीकरण में x का मान कितना आ गया? 10। किसी अन्य समीकरण को हम हल करते हैं, x - 5 बराबर कितना है? 10 है, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ पे समीकरण के नियम के अनुसार ये इस साइड माइनस में 5 है, बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस का 5 होगा। तो 10 + 5 कितना हो गया? 15। x बराबर क्या हो गया? 15, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे कि कोई एक समीकरण है जिसमें क्या x का मान आया है? 15 आया है। एक अन्य कोई समीकरण है जिसमें x का मान क्या आया है? 10 आया है। तो मतलब समीकरण के अनुसार से इसका मान x का क्या देख रहे हैं हम? बदलते रहता है। लेकिन ये अचर जो होता है उसका मान कभी नहीं बदलता, जो मान है वही मान रहता है, ठीक है। तो ये चर हो गया और अचर हो गया। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। अब देखिए, इस पे चैप्टर पे आइए, क्या है? दो चर वाले। तो दो चर वाले, चर कै गो होना चाहिए? 2 गो होना चाहिए। तो दो चर वाले, तो 2 गो चर को ही ले लेंगे, ठीक है। उसके आगे पढ़िए, क्या है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण हम किसको कहेंगे? देखिए, रैखिक समीकरण, जिस समीकरण का महत्तम मतलब अधिकतम घात 1 हो, उसको क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे कि उदाहरण में देख लीजिए, जैसे ये है x + 10 बराबर 15 है। तो यहाँ पे देखिए, x का महत्तम घात क्या है? यहाँ पे 1 है। तो इसको क्या कहेंगे? ये रैखिक समीकरण है। अब ये चैप्टर के अनुसार से देखिए, 2 चर चाहिए हमको और इसका घात कितना चाहिए? 1 चाहिए। रैखिक समीकरण चाहिए, क्योंकि रैखिक समीकरण किसको कहेंगे? जिसका घात 1 हो। तो इसका घात 1 होना चाहिए, तो घात 1 है, ठीक है। जोड़ y, देखिए 2 चर हो गया, ठीक है, 2 चर हो गया। इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म भी ले सकते हैं, यानी तो सिंपल ऐसे बराबर में 10 ले लिए, ठीक है।
और कोई अन्य मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके आगे क्या है, युग्म है। युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब जोड़ा होता है। मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म के रूप में रहना चाहिए, जोड़े के रूप में रहना चाहिए। जोड़े मतलब एक और दो चर वाले रैखिक समीकरण रहना चाहिए। तो जैसे कि हम एक और ले लेते हैं, x घटाओ y बराबर जैसे 4 है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे इसका भी महत्तम घात इस समीकरण का क्या है, एक है यहाँ पे, तो मतलब एक ही महत्तम घात हुआ। तो ये रैखिक समीकरण है, ठीक है, और जोड़े के रूप में है, तो इसको क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। अब इसका व्यापक रूप आप देख लीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है किस प्रकार होता है, देखिए a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0, ठीक है। a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0। मेरा कहने का मतलब देखिए एक्स वाई जो चर है वो तो है ही दोनों में उपलब्ध, ठीक है। उसके साथ गुना में कुछ मतलब उसका गुणांक जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, उस अनुसार से इस तरीके से लगा है, इस टाइप का रूप का है, तो वो क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप का है, ठीक है। अब इसको देखिए हम क्या कहते हैं, इसका जब हम तुलना करते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है कि नहीं, इस तरीके का तुलना करते हैं। इस प्रकार का आपका चैप्टर में सवाल है, तो इस तरीके से हम तुलना करके देखेंगे कि क्या होता है। तो इसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स लिखाते हैं, वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जब हम a1 बटा a2 करेंगे बराबर होगा क्या, b1 बटा b2 बराबर होगा c1 बटा c2 का। तब इसको हम क्या कहेंगे, इसका कैसा मतलब समीकरण होगा, इससे देखिए ये रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, इसका ग्राफ भी खींचा जाता है। ग्राफ रैखिक समीकरण का कैसा होता है, एक सीधी लाइन होती है। तो अब इसके बारे में हम लिखते हैं। पहले देखिए आप, जब तीनों बराबर हो, a1 बटे a2 की तुलना किए, b1 बटे b2 की और c1 बटे c2 का तुलना किए, तीनों का जब बराबर हो तब इसका क्या होगा, इसका स्टेटमेंट लिखिए, यह समीकरण युग्म संगत होगा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ संपाती होगा। देखिए संपाती का मतलब क्या होता है, संपाती का मतलब हुआ जैसे कोई ग्राफ है, जैसे किसी ये कोई समीकरण का ग्राफ खींचे हम, ठीक है, समीकरण का ग्राफ हुआ, इस ग्राफ के ऊपर में इसी बिंदु पर हमारा अन्य दूसरा कोई समीकरण है, उसका भी इसी बिंदु पे से जा करके गुजर जाए, तो उसको क्या कहेंगे, मतलब ग्राफ पे ही ग्राफ चला जाए, रेखा पे ही रेखा जाए, तो हम क्या कहेंगे, यह क्या है, यह ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा है, संपाती है। मतलब एक ही बिंदु से गुजरे, दोनों समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो एक ही बिंदु से गुजरे, तो उसको क्या कहेंगे, एक ही बिंदु से पूरा ग्राफ खींचे मतलब गुजरे, तो क्या कहेंगे हम, ये रेखा क्या है, इसका ग्राफ कैसा है, संपाती है। अब इसके आगे देखिए, इसका कितना हल हो सकता है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक एक हल होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम दूसरा समीकरण दूसरा चीज देखें कि क्या होगा, तो देखिए a1 बटा a2 निकाले बराबर था b1 बटा b2 के, और c1 बटा c2 निकाले तो वो बराबर नहीं था, ठीक है। a1 बटे a2 बराबर था b1 बटे b2 बराबर नहीं था c1 बटे c2। तब इसका कैसा होगा, तो यह समीकरण युग्म असंगत होगा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ समांतर होगा। समांतर का मतलब आप लोग भली भांति जानते होंगे, फिर भी हम बताते हैं। देखिए समांतर, जैसे कोई रेखा है, उसके बगल में कोई एक और रेखा है, उन दोनों के बीच की लंबवत दूरी यदि हमेशा समान हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा है। या नहीं तो क्या है
कि जो रेखाएं कभी नहीं मिले उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा। और इसका हल कितना होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। जब कहीं ग्राफ काटेगा ही नहीं तो इसका हल हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे कि इस समीकरण में ग्राफ हर एक बिंदु पे काट ही रहा है, तो इसका अपरिमित रूप से जहां जहां पे बिंदु पे कट रहा है, क्योंकि ग्राफ में ही ग्राफ है तो बहुत सारे हल हो रहे हैं, इसमें कहीं पे कट ही नहीं रहा है, तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं बचा है। ठीक है, हम ऊपर वाले को मिटा देते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं। देखिए A1 बटे A2 तीनों एक बार बराबर था, एक बार क्या था कि ये वाला बराबर था और ये वाला बराबर नहीं है था। अब की बार ये देखते हैं कि A1 बटे A2 निकाले, बराबर नहीं हुआ B1 बटे B2 के ही। तो अब देखिए इसके लिए अब कितना बच्चा क्या करता है कि C1 बटे C2 भी निकालने लग जाता है। जब यही नहीं बराबर है तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है C1 बटे C2 निकालने का, यहीं पे रुक जाना है हमको। और इसका तब इसका स्टेटमेंट आप देख लीजिए क्या होगा, यह समीकरण युग्म यह समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, यह समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, और प्रतिच्छेदी का मतलब जैसे कि कोई दो ग्राफ है, एक दूसरे को कहीं पे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ऐसे करके यहाँ पे कोई एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी ग्राफ है। ठीक है, क्योंकि दो समीकरण है, समीकरण युग्म दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इसलिए दो ग्राफ होगा, दो ग्राफ कहीं पे काटेगा, एक में कहीं पे संपाती हो रहा है, एक में समांतर हो रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेदी हो रहा है। तो अब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो कितने हल होंगे, यहाँ पे पूरे बिंदु पे मतलब कर रहे थे, मतलब रेखा पे ही रेखा जा रहे थे तो बहुत सारे हल थे, हर एक जगह पे काटते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे कभी नहीं, एक भी बिंदु पे नहीं काट रहे थे, एक भी हल नहीं है। और यहाँ पे एक बिंदु पे काट रहे हैं तो क्या होगा, एक ही हल होगा, इसका अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय मतलब एक ही हल होगा। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इस तरीके का कोई समीकरण दे दिया जाता है, आपको पूछ दिया जाता है इसका ग्राफ कैसा होगा, या यह समीकरण युग्म कैसा होगा, ठीक है, या इसके कितने हल होंगे, ये आप याद कर लीजिए। और 3.2 जो है पूरा इसी पे बेस्ड है। ठीक है, इसी पे से बनेगा, आप इससे आप जांच कर सकते हैं कि इसका क्या कितना हल है, इस समीकरण का, किस समीकरण का ग्राफ कैसा है, इस तरीके से जांच कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। हम अगले वीडियो में 3.1 या 3.2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 3.2 इसलिए स्टार्ट करेंगे, 3.2 पढ़ लेने के बाद 3.1 बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, 3.1 पहले पढ़ा देते हैं तो लगता है बच्चा को कि लैंग्वेज वाला सवाल है, कैसे होगा, नहीं होगा, समझ ही नहीं आ रहा है, इसीलिए हम बता रहे हैं। लेकिन 3.1 ही पढ़ना चाहेंगे तो 3.1 से ही पढ़ाएंगे। चलिए, इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मदद कीजिए। ठीक है।